गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? देखिए बेटा, अपन ने जो कल क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिसमें देखा था चालक प्लेट और कुचालक लंबी प्लेटें थी, तो उसके लिए परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया था। ठीक है, जैसे कि आपको बताया था, दो लंबी समांतर कुचालक प्लेटें, कुचालक शीट हैं जिनका सिग्मा आपको दे रखा है। ठीक है, उनके कारण अपन ने कहा था एक प्लस सिग्मा एक माइनस सिग्मा है, तो उनके कारण केंद्र पर बीच में तो जो विद्युत क्षेत्र आया था दोनों प्लेटों के बीच में, उसका मान तो क्या आया था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और बाहर कितना आया था, 0। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड अपन एक दो क्वेश्चन और देखें। देखिए यहाँ पे देखो बच्चों, एक मिलीकंद का तेल बूंद प्रयोग है। ठीक है, वैसे तो ये अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसे कुछ क्वेश्चंस जो हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट है, ये दो प्लेट है, समांतर प्लेटों पे बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए इसको यहाँ पे क्वेश्चन रूप में मिल जाते हैं कई जगह क्वेश्चन के। ठीक है, एनसीईआरटी के टॉपिक के अंदर नहीं समझा रखा, थ्योरी में नहीं समझा रखा इस चीज को, लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो आपको कई बुक्स के अंदर मिल जाएंगे। तो ये होता क्या है, हल्का सा आपको हिंट दे दूं, मिलीकंद तेल बूंद प्रयोग। इसमें क्या होता है बच्चों, देखो ये दो प्लेटें ली अपन ने, एक पे चार्ज पॉजिटिव है सिग्मा और एक पे नेगेटिव वाला चार्ज है। ठीक है, तो हम जानते हैं सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। तो इसका चार्ज प्लस क्यू है, इसका चार्ज माइनस क्यू है, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन है। ठीक है, ये अपन देखा आवेश घनत्व। अब चूंकि बच्चों दो समांतर प्लेटें हैं, इसलिए उसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र है ई का मान अपन जानते हैं क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कल पढ़ा था अपन ने, दो समांतर चालक प्लेटें ली थी, उनके बीच में नेट विद्युत क्षेत्र क्या आया था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो लिखा है अंदर जो विद्युत क्षेत्र है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। ठीक है, और जो इस विद्युत क्षेत्र का एक और फॉर्मूला होता है जो कि हम आगे फर्दर क्लासेस में देखेंगे, उसमें आएगा। तो क्या होता है, देखिए अगर ऐसे दो प्लेटें हैं, उन दो प्लेटों के बीच में विभवांतर का मान v है। विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इस सतह और इस सतह के मध्य विभवांतर अगर v है, और इन दोनों सतह के मध्य दूरी का अंतर अगर d है, विभवांतर v और दूरी का अंतर d है, तो उस केस में E का एक और फॉर्मूला होता है विभवांतर बटा दूरी अंतर, मतलब v बटा d, विभवांतर बटा दूरी अंतर। ये तो ही सही सूत्र। अगर आपको सिग्मा की जानकारी दे रखी है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन लगा देंगे, विभवांतर और दूरी अंतर की जानकारी दे रखी है तो ये लगा देंगे। ठीक है, ये प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र। अब देखिए इस तेल बूंद प्रयोग में क्या होता है, ऊपर वाली प्लेट में एक छोटा छिद्र करके रखा जाता है, और एक यहाँ पे कणित्र है, कणित्र मतलब कुछ स्प्रे पंप है। ये स्प्रे पंप पे इसको प्रेस करते हैं तो यहाँ से जो अंदर तेल भरा होता है, ये इसके अंदर क्या होता है, ऑयल होता है, ये तेल। ठीक है, जो कि तेल यहाँ से अंदर बूंदों रूप में यहाँ पे अंदर पहुंचता है और बूंदों रूप में अंदर गिरता है। ठीक है, तेल छोटी छोटी बूंदों रूप में अंदर गिरता है। अब बच्चों यहाँ से जब तेल की बूंद यहाँ से निकल रही होती है, तो इसकी जो नोजल आपको दिख रही है, इस नोजल से घर्षण कारण, ये नोजल है, इस नोजल से बूंद के घर्षण कारण इस बूंद पर जो आवेश है कैसा बन जाता है बच्चों, पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव। क्या कह रहा हूँ, समझो बात को। जब ये बूंद यहाँ से निकल रही होती है तो इस नोजल से घर्षण करती हुई निकलती है, घर्षण करती निकलती है, तो इस बूंद पर नेगेटिव आवेश आता है, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स की इस पर अधिकता हो जाती है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो जाती है। तो ये बूंद यहाँ पहुंची, ठीक है, यहाँ पहुंची, मान लो v चाल से अंदर गिर रही है, तो चलो देखो mg बल तो क्या लग रहा है, नीचे की ओर, mg बल नीचे की ओर लग रहा है, और चूंकि द्रव्यमान m है तो mg बल कहाँ लग गया, नीचे की ओर, और इस पर आवेश का मान इस पर नेगेटिव है, इसलिए बल का लग गया QE बल का लग गया विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। विद्युत क्षेत्र तो नीचे की ओर है और QE बल का लग गया ऊपर की ओर। ठीक है, ये चीज अपन ने देखी इसके अंदर। तो इस बूंद पे दो बल लग रहे हैं, एक mg और एक QE। अब बच्चों यहाँ पे ये बूंद अगर साम्य अवस्था में है, अगर ये बूंद साम्य अवस्था में है, तो देखो साम्य अवस्था में मतलब बूंद की बात कर रहे हैं, बूंद की साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था मतलब क्या होता है बच्चों, नेट बल 0। साम्य अवस्था मतलब नेट बल 0। तो नेट बल 0 की अवस्था में वेग बराबर क्या होगा, इसलिए इसकी जो चाल है, जो चाल का मान क्या बच्चों, चाल v बराबर क्या आएगा, या तो नियत आएगा या फिर क्या आएगा 0, या तो चाल नियत होगी या चाल 0 होगी। और चाल को मैं देखो स्मॉल v से लिख रहा हूं, चाल को स्मॉल v से लिख रहे हैं, विभवांतर को कैपिटल V से। तो बच्चों साम्य अवस्था मतलब नेट बल 0। नेट बल 0 मतलब अगर बूंद नियत वेग से गिर रही है तो नियत वेग से गिरेगी, और रुकी हुई है मतलब बैलेंस कंडीशन रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी। ठीक है, उसे बोलते हैं साम्य अवस्था। तो साम्य अवस्था में हम इन बलों को बैलेंस करें तो आप देखते हैं क्या जाएगा यहाँ पे, mg इज इक्वल टू क्या करेंगे, QE, mg इज इक्वल टू QE। ठीक है, mg इज इक्वल टू QE। अब यहाँ पे देखो इसमें Q का मान, Q क्या यहाँ पे, इस बूंद पर आवेश। अगर मान लो इस बूंद में n इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है, बूंद में n इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है, तो बूंद पर आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी, परिमाण कितना हो जाएगा, Ne। ठीक है, Q का मान
एन ई, वैसे तो नेगेटिव में आएगा माइनस एन ई, लेकिन परिमाण रख रहा हूँ एन ई, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला इन दोनों में से जो चाहो रख दो। जैसे जनरली बच्चों आपको विभवांतर का मान दिया गया होता है तो उसको क्या रख देंगे, वी अपॉन डी रख सकते हैं, या आवश्यकता पड़ने पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी रखते हैं। चाहो तो ये रख दो, चाहो जो भी जानकारी आपको दे रखी है, ठीक है, ये रख दिया मैंने। और m का मान, ठीक है। अब बच्चों ये इस बूंद का अगर आपको m ना देकर मान लीजिए आपको बूंद की आपको त्रिज्या दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है, त्रिज्या और डेंसिटी दे रखी है, तो यहाँ पे द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन इंटू घनत्व, ठीक है। चलो एक बार तो मैं mg लिखता हूँ और आपको समझाऊं बच्चों। यहाँ पे जो इस m का मान है, ये जो इस m का मान है, आवश्यकता पड़ने पे m का मान लिखते हैं आयतन इंटू घनत्व, आयतन इंटू घनत्व लिखते हैं, आयतन इंटू घनत्व। तो यहाँ बच्चों आयतन तो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, जहां आर क्या है, इस बूंद की त्रिज्या, और डेंसिटी को अगर रख देंगे रो रख दिया मैंने, बूंद की डेंसिटी रो है। तो आवश्यकता पड़ने पे द्रव्यमान को हम क्या लिखते हैं, आयतन इंटू घनत्व के रूप में भी रख सकते हैं, ठीक है। ये सब जाई। और ई का मान वी अपॉन डी रख दो, या आवश्यकता पड़ने पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां सिग्मा क्या है, क्यू अपॉन है। क्यू क्या है बच्चों, प्लेट पर आवेश, ठीक है। ये चीज अपन ने देखी। तो यहाँ बच्चों इसमें ये जो आपको चीज समझाई, अपने जो मॉड्यूल दे रखा है उसके अंदर स्टेज 1 में 18वां क्वेश्चन, स्टेज 2 में 17, 19, 82, ये क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, ठीक है। इसलिए हल्का सा हिंट आपको दे दिया मैंने। जो भी चीज आपको आवश्यकता अनुसार लगानी पड़े आप इसका यूज करके सॉल्व करें, इजीली पढ़ लेंगे उसको, आराम से निकल जाएंगे क्वेश्चंस। अब देखो बच्चों अगला क्वेश्चन आपसे कहा मैंने, ज्यादातर क्वेश्चन तो किसके आते हैं बेटा, कुचालक प्लेट के, या अनंत लंबाई की शीट दे रखी है, कुछ नहीं बताया तो कुचालक मान के अपन निकालते हैं। ऐसे ही अगर मान लो चालक का दे रखा हो तो क्या करेंगे, देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक चालक प्लेट है, ये एक चालक प्लेट है, ठीक है। यहाँ पे इसके सामने विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, ऊपर की ओर, ठीक है। आपसे कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को चित्रानुसार लंबी चालक प्लेट के विद्युत क्षेत्र में यू चाल से प्रक्षेपित किया जाता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यू फेंक रहे हैं यू चाल से, ठीक है, जो कि x बराबर l दूरी पर टकराता है। तो प्लेट का सिग्मा बताना है क्या होगा, प्लेट का सिग्मा आपको बताना है क्या है। तो जो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र कहाँ है, ऊपर की ओर, तो विद्युत क्षेत्र ऊपर की ओर है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगेगा कहाँ लगेगा, नीचे की ओर, क्योंकि नेगेटिव आवेश है। इसलिए इलेक्ट्रॉन का नीचे की दिशा में त्वरण कितना आएगा, देखिए इस इलेक्ट्रॉन का नीचे की दिशा में त्वरण आएगा, जिसे हम बोले ए वाई के रूप में, ठीक है। ए वाई का मान कितना आएगा बच्चों, क्यू ई बाई एम, या कहते हैं ई ई बाई एम, ए वाई का मान। और x दिशा में कितना बल लग रहा है, कोई बल नहीं लग रहा, इसलिए यहाँ पे ए एक्स का मान कितना आएगा, 0, मतलब x दिशा में त्वरण कितना है 0, और y दिशा में कितना है ई ई बाई एम, ठीक है। और वेग की बात करें तो यहाँ से देखिए वेग, तो इसका जो x दिशा में वेग है कितना बच्चों, इलेक्ट्रॉन का x दिशा में दिया गया वेग u है, और y दिशा में कोई वेग नहीं दिया गया, प्रारंभिक वेग 0 है y दिशा में, uy का मान 0 है, ये आप देख रहे हैं, क्लियर। तो बच्चों ये वही चीजें अपन ने देखा था कि विद्युत क्षेत्र में आवेश की लंबवत गति वाला अपन ने टॉपिक समझा था, बिल्कुल वही चीजें, क्योंकि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र ऊपर की ओर है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन उसमें लंबवत विद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश कर रहा है, तो उसी के अनुसार सोल्व करना है। मतलब यहाँ पे हम देखें कि x दिशा में अलग सॉल्व करेंगे, y दिशा में अपन इसको अलग सॉल्व करेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पे बच्चों इसको x दिशा और y दिशा में अलग अलग सॉल्व किया जाए, तो x दिशा y दिशा में इसको हम अलग अलग सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से आप समझें, इसमें देखिए x दिशा में हम देखें यहाँ पे विस्थापन जो होगा, इसका विस्थापन x बराबर क्या होगा, x विस्थापन के लिए या क्षैतिज विस्थापन के लिए, क्षैतिज विस्थापन इसका जो है, क्षैतिज विस्थापन x बराबर क्या होता है बच्चों, x बराबर u इंटू टी, मतलब x वेलोसिटी इंटू टाइम, ux इंटू टाइम। तो बच्चों यहाँ पे ux इंटू टाइम, ये इसका x विस्थापन है। तो यहाँ से देखिए इस x का मान तो कितना है l, x का मान l रख दिया, ठीक है, ux का मान कितना है u, और टाइम t। तो यहाँ से अगर मैं टाइम t निकालना चाहूँ तो t बराबर क्या जाएगा, l अपॉन u, ठीक है, t बराबर l अपॉन u। इसको मैं चाहूँ तो समीकरण नंबर 1 दे दें। अब देखिए उसके बाद ऊर्ध्वाधर विस्थापन के लिए, ऊर्ध्वाधर विस्थापन के लिए आपको यहाँ लगानी पड़ेगी गति की सेकंड समीकरण। क्यों, क्योंकि बच्चों यहाँ पे क्षैतिज दिशा में तो देखो कोई त्वरण नहीं लग रहा था, इसलिए सिंपल दूरी बराबर चाल इंटू समय अपन जानते हैं, मतलब विस्थापन बराबर वेग इंटू समय कर दिया। परंतु y दिशा में तो त्वरण लग रहा है, इसलिए गति की समीकरण लगानी पड़ेगी। गति की सेकंड समीकरण क्या होती है बच्चों, y बराबर मतलब s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मतलब यू वाई टी प्लस हाफ
ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दिया अपन ने, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए इसमें यू वाई का मान कितना बच्चों, यू वाई का मान तो 0, हाफ ए वाई का मान कितना है, ए वाई का मान है ई बाई एम, ई बाई एम, ठीक है, एंड टाइम का मान एल बटा यू स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे मान लीजिए इस क्वेश्चन में ये आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में एक जानकारी अपन और देख लें। जो मान लो ये दे रखा y, इस दूरी y का मान भी, चलो आप जैसे यहाँ पे x बराबर l था, मान लो y का मान आपको दे रखा है d दे रखा है, ये y का मान आपको क्या दे रखा है d। तो एक काम करें इसमें, अब अगली लाइन में इसमें y का मान रख दूं मैं d, y का मान d, ये मान आपको दे रखे इस क्वेश्चन में ही। तो देखिए अब यहाँ पे समझ में आएगा रहा हूँ, d इजल टू क्या आएगा, d इजल टू यह आएगा e अपॉन 2m, ये e अपॉन 2m, कैपिटल E यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है, किसके कारण, चालक के कारण, चालक के कारण विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है बच्चों, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक चालक प्लेट का विद्युत क्षेत्र का मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये अपन जानते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये क्या है, एल स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, ठीक है, एल स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, बस हो गया सोल्व। तो यहां से अगर मैं सिग्मा का मान निकालूं तो यहां से आप देखिए कितना आ गया सिग्मा का मान, सिग्मा बराबर 2m एप्सिलॉन नॉट, 2m एप्सिलॉन नॉट यू स्क्वायर डी बटे में कितना जाएगा, ई एल स्क्वायर, ठीक है, ई एल स्क्वायर। तो इस तरह पर निकालते हैं सिग्मा का मान, ठीक है। तो इस तरह अपन ने ये कुछ क्वेश्चन सोल्व किए इससे रिलेटेड, ओके। ये सारे प्लेट से रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चंस हो गए। चलो अब आगे अपन अगला डेरिवेशन देखते हैं। अब देखो अगला पॉइंट अपन देखें, ये कोई रिंग है, वलय है, इसकी एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे ज्ञात करते हैं। ये इसकी एक्सिस है, ठीक है, ये अक्ष मतलब ये केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P है, इस बिंदु P पर हमें निकालना है, इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, कितना होगा, क्या दिशा में होगा, ये सारी चीजें अपन निकालेंगे। देखिए इसको फिर अपन गाउस के नियम से नहीं कर सकते सॉल्व, क्योंकि यहाँ पे हम एक सममित गाउसी पृष्ठ नहीं बना पाएंगे। मतलब गाउसी पृष्ठ ऐसा होना चाहिए कि उसके किसी एक पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र सब जगह समान रहे। तो यहाँ पे कोई सममित गाउसी पृष्ठ मतलब नहीं बन पाएगा, इसलिए इसको फिर हम अल्पांश मानकर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इस वलय पे 2 अल्पांश लेंगे, उस अल्पांश की सहायता से घटक करके सॉल्व करके निकालेंगे नेट मान। कैसे, देखिए बच्चों यहाँ पे देखो ये रिंग है, यहाँ पे हमने एक अल्पांश ले लिया छोटा सा, इस जगह अल्पांश मतलब एक छोटा टुकड़ा, आवेश का एक छोटा टुकड़ा, इसको इस पर आवेश की मात्रा ले ली dq, ठीक है। तो बच्चों इस dq के कारण इस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, मतलब तो यहाँ से हम देखें इस E को मिलाएं इस तरफ, इस बिंदु को यहाँ से P की तरफ मिलाएं, तो हम देखें यहाँ पे यारी दिशा, तो यहाँ से इसकी दिशा आएगी इस तरफ, इसको बोल दिया d। क्यों आएगी बच्चों इस तरफ d, क्योंकि देखिए धनावेश है, धनावेश का दिशा क्या होती है, बाहर निकलती, ये आ गई, ठीक है। और आप जानते हो एक अल्पांश है, अल्पांश को एक क्या मान सकते हैं, एक बिंदु आवेश, और बिंदु आवेश के लिए हम जानते हैं क्या लगा सकते हैं सूत्र, k q बटा आर स्क्वायर। तो उसी की सहायता से उसको आगे हम सॉल्व करेंगे, कैसे भी समझाता हूँ आगे। देखिए एक अल्पांश यहाँ लिया, ऐसे एक अल्पांश यहाँ नीचे मान लो, यहाँ पे एक छोटा सा अल्पांश ले लिया इस जगह, इस पर भी आवेश कितना है dq, तो इसको भी यहाँ बिंदु P की तरफ मिलाया अपन, इसको P से मिलाएंगे यहाँ पे इस तरह से। तो यहाँ से आप देखो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा आएगी इस P पर, ये आ रही इस तरह से, ये DE आएगी इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे ये अपने दोनों के लिए दिशाएं देख ली। अच्छा यहाँ से तक की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की अगर दूरी की बात करें, इस बिंदु P तक की दूरी, बताइए इस दूरी का मान क्या आना चाहिए, क्या आएगा दूरी, क्योंकि आधार R है, ये कैपिटल R है, लंब का मान, तो दूरी क्या जाएगी रूट ऑफ क्या जाएगी बच्चों, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इस दूरी का मान आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे हम देखें इसके घटक करके अगर अपन सॉल्व करना चाहें, कैसे, देखिए बच्चों यहाँ पे समझना, जो देखिए यहाँ बच्चों इसको मैं आगे इस तरह से ले गया, एक लाइन मैंने यहाँ पे खींची इस तरह से, ऊर्ध्वाधर लाइन। अब देखिए थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसको मान लूँ एंगल थीटा है, तो अब देखिए इसके सामने ये वाला एंगल थीटा होगा, ओके। ऐसे ही इस वाले को एंगल मान लें थीटा, तो इधर से ये वाला एंगल क्या होगा थीटा,
कि सिमेट्रिसिटी है तो ये थीटा है तो डेफिनेटली ये थीटा होगा, सममितता आ रही है, सामने थीटा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस ई के घटक करें डी ई के, तो ऊपर वाले इस डी का घटक करें इस तरफ थीटा है, थीटा की तरफ क्या होता है कॉस घटक होता है डी ई कॉस थीटा, और इधर क्या आएगा बच्चों डी ई साइन थीटा, डी कॉस थीटा डी साइन थीटा। ऐसे इस वाले का भी घटक करेंगे इधर इस तरफ तो क्या जाएगा डी ई कॉस थीटा, और ये वाला घटक क्या आएगा नीचे की ओर डी ई साइन थीटा, डी कॉस थीटा डी साइन थीटा, ये घटक आ गए। ओके, अब देखिए तो हम देखें इस पी बिंदु पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र हो तो ये दोनों घटक तो कट जाएंगे और ये दोनों घटक जुड़ जाएंगे। इसका मतलब पी बिंदु पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र आएगा, नेट विद्युत क्षेत्र किधर आएगा दाईं ओर, क्योंकि दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा इस वलय के लिए दाईं तरफ यहाँ विद्युत क्षेत्र आ रहा है। हाँ, अगर ये बिंदु पी इस तरफ होता तो विद्युत क्षेत्र कहाँ था इस तरफ, तो क्या मतलब है कि बच्चों जो विद्युत क्षेत्र है इस वलय कारण विद्युत क्षेत्र किधर आएगा इस तरफ ई वेक्टर, और अगर बिंदु पी इस तरफ होता तो विद्युत क्षेत्र कहाँ आएगा इस तरफ ई वेक्टर। क्या सिंपल आप यूं समझ सकते हैं कि धनावेश है, धनावेश से लंबवत बाहर निकलता है, ये रिंग है तो रिंग है, इस रिंग से लंबवत बाहर निकल दिशा ये आएगी और पीछे से लंबवत बाहर निकल दिशा ये आएगी। ठीक है, तो अपन ये समझ सकते हैं। अब देखो यहाँ पे दो अल्पांश अपन लिए, पहले इन दोनों अल्पांश का मान निकालें, विद्युत क्षेत्र कितना बनता है। तो देखिए यहाँ बच्चों इसमें ये दो अल्पांश अपन देखे, दो अल्पांशों के कारण, दो अल्पांशों के कारण P पर जो DE नेट है, नेट विद्युत क्षेत्र कितना बन रहा है बच्चों, यहाँ पे दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो गया ये 2DE cos थीटा, ट्वाइस ऑफ DE cos थीटा। ठीक है, दो अल्पांशों के कारण बिंदु P पर जो नेट विद्युत क्षेत्र है 2DE cos थीटा। अब यहाँ पे देखिए मैं मान रखूं DE का कितना आएगा, D का, या चलो ये देख लें 11 मान, इसलिए एक अल्पांश की बात करें, इसलिए एक अल्पांश का प्रभावी विद्युत क्षेत्र देख लें क्या हो जाएगा, एक अल्पांश का प्रभावी DE नेट कितना आ गया, डिवाइड कर दो 2 का तो क्या हो जाएगा DE cos थीटा, एक अल्पांश का प्रभावी विद्युत क्षेत्र इफेक्टिव विद्युत क्षेत्र कितना है DE cos थीटा। अब यहाँ पे DE का मान रखें कितना बच्चों, DE का मान यहाँ पे जो DE है इस DE का मान रखें यहाँ पे कितना होगा, DE का मान बताइए, DE मतलब इस अल्पांश के कारण यहाँ पे विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पे आप जानते हो एक अल्पांश को हम एक अल्प मतलब बिंदु आवेश मान सकते हैं, तो बिंदु आवेश कारण क्या होता है मान KQ बटा R स्क्वायर, तो K DQ बटा दूरी स्क्वायर, तो दूरी कितनी है ये, इसका स्क्वायर कर दो रूट हट जाएगा तो क्या जाएगा ये R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, फिर साथ के साथ चलो cos थीटा का मान रख दें, कितना आएगा cos थीटा, यहाँ से देखिए cos थीटा इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार ये रहा कर्ण ये रहा, तो आधार बटा कर्ण कर देंगे तो क्या आएगा R बटा रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, अभी समय तो यहाँ से देखिए अब यहाँ पे इसको हम ऐसे लिखते हैं DE नेट बराबर क्या हो जाएगा इजकल टू KQ, या चलो ठीक है K क्या बचा है K R DQ बटे में, यहाँ पे देखो ये कोष्टक पे घात कितनी है 1 और यहाँ पे कितनी है घात 1/2, तो गुणा करते हैं घातें जुड़ जाती हैं, तो घात 1 प्लस 1/2 कितनी जाएगी 3/2, तो आ जाएगा बच्चों R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की घात 3/2। ठीक है, ये क्या है DE नेट का मान, क्लियर, DE नेट का मान आ गया। इसलिए अब टोटल मान निकालें, इसलिए बच्चों टोटल E नेट निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा समाकलन। अब इसका समाकलन करेंगे तो देखिए K R अपॉन R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर पावर 3/2, ये चीजें तो कांस्टेंट है बाहर आ गई, तो अंदर क्या बचा केवल DQ, अंदर केवल क्या बचेगा DQ बचेगा, क्योंकि बाकी सारी चीजें कांस्टेंट थी, ये दूरी R फिक्स है, ठीक है, K कांस्टेंट है और अपन देख रहे हैं कैपिटल R भी फिक्स है। तो अब यहाँ पे देखो DQ का समाकलन क्या हो जाएगा Q, DQ का समाकलन Q हो जाएगा, तो यहाँ से ये क्या आएगा रिजल्ट, दिस इंप्लाइज E इजकल टू, ठीक है, तो E नेट इजकल टू कितना है बिंदु P पर E नेट का मान
के क्यू आर बटे में आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। ठीक है, ये आ गया ई नेट का मान, जहाँ पे घात कितनी आ रही है 3/2 आ रही है घात का मान। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपन ने देख लिया, ये आया विद्युत क्षेत्र का मान। अब देखिए इसके एक दो इंपॉर्टेंट केस अपन देखें। देखिए केस फर्स्ट देखें, एट r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 0 अर्थात कहां पे बच्चों, केंद्र पर, अर्थात केंद्र पर, मतलब r का मान अगर 0 होगा मतलब बिंदु P कहां होगा, यहां पे, तो r कितना हो जाएगा 0। तो केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना आएगा, यहां से देखें इस सूत्र में r का मान 0 पुट कर दें तो इससे बच्चों E केंद्र कितना आ गया, केंद्र बराबर कुछ नहीं करना, इस सूत्र में r का मान 0 पुट कर दो तो कितना आ गया 0 आ गया। तो केंद्र पर विद्युत क्षेत्र कितना हुआ 0। और ये तो खैर अपन पहले से जानते हैं, कोई एक रिंग है, रिंग के सेंटर पे नेट विद्युत क्षेत्र क्या होता है 0, रिंग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र 0 होता है, तो 0 आ भी रहा है यहां से। ठीक है, ये तो केस नंबर 1 हो गया। उसके बाद देखें बच्चों केस नंबर 2। केस नंबर 2 हम देखें, एट r इज इक्वल टू प्लस माइनस r बाई रूट 2, r इज इक्वल टू प्लस माइनस r बाई रूट 2। बच्चों इस स्थान पर विद्युत क्षेत्र क्या आता है मैक्सिमम। ठीक है, यहां पे E का मान आपको मैक्सिमम प्राप्त होता है, E इज इक्वल टू मैक्सिमम प्राप्त। समझो आप बात को अगर मैं देखो समझना, केंद्र पे विद्युत क्षेत्र कितना है बच्चों 0। ऐसे ही अगर ये बिंदु P अनंत पे होता काफी दूर, तो वहां भी विद्युत क्षेत्र क्या होगा 0, अनंत पे 0, केंद्र पे 0। तो इसका मतलब केंद्र से जैसे दूर जाते रहेंगे विद्युत क्षेत्र पहले तो क्या होगा बढ़ेगा, फिर बाद में घटते घटते अनंत पे जाके 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो विद्युत क्षेत्र अधिकतम आ रहा है, और वो अधिकतम कहाँ आता है बच्चों, इस दूरी पर, प्लस माइनस r बाई रूट 2। प्लस माइनस मतलब एक दूरी यहां से दाईं तरफ होगी और एक कहां होगी बाईं तरफ, क्योंकि एक सामने भी होगी दूरी, मतलब वो बिंदु एक सामने की तरफ भी आएगा और एक उतनी दूरी पे पीछे भी आएगा, तो ये दूरी होती है। अब कहां से आए r बाई रूट 2, ये बच्चों इसके लिए आप मैक्सिमा मिनिमा कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। आप जानते हैं पहले से ही 11th में देखते हैं मैक्सिमा मिनिमा, मतलब कोई भी राशि का मान अधिकतम या न्यूनतम करना होता है तो हम क्या करते हैं उसका अवकलन 0 करते हैं। फॉर E इज इक्वल टू मैक्सिमम, ठीक है, फॉर E इज इक्वल टू मैक्सिमम अप्लाई DE अपॉन DR इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो E इज इक्वल टू DE अपॉन DR का मान क्या करेंगे 0 करेंगे। तो 0 करने पे यहां से आता है सॉल्व करने पे R बराबर प्लस माइनस R बाई रूट 2 आता है। ठीक है, यहां से प्राप्त होता है। अब चूंकि इसका अवकलन करने पे काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा। ठीक है, मैंने केवल डायरेक्ट लिख दिया है DE अपॉन DR को 0 करके सॉल्व करेंगे, ये आता है। ठीक है, सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। ओके, तो देखिए यहाँ पे E बराबर मैक्सिमम ये आ रहा है मान। अब बच्चों इस E मैक्स का मान कितना होगा ये भी निकाल सकते हैं सूत्र में रख के। तो देखिए E मैक्स का मान होगा कितना, चलो देखते हैं। तो उस सूत्र में रखें K Q, R का मान क्या बताया मैंने R बाई रूट 2, तो रख देंगे R बाई रूट 2, R बाई रूट 2 रख दिया। और नीचे क्या बच्चों देखो R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2, तो R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर बाई 2 पावर 3/2। ठीक है, आई समझ में। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, ये K Q R अपॉन रूट 2, तो यही सही है, K Q R अपॉन रूट 2। अब बच्चों नीचे आप देखिए ना ध्यान से, इसमें 1 प्लस 1/2 कितना होता है 3/2, तो 3/2 R स्क्वायर हो रहा है ये, और इस पे घात कितनी है 3/2। तो उसको देखो समझो, यहाँ पे एक चीज आपको पता होनी चाहिए, जब भी बच्चों कहीं पे लिखा हो ना, अगर मान लो T पे घात लिखी हुई है 3/2, इससे हम लिखते हैं T रूट T, ऐसे अपन लिखते हैं इसको, ये ध्यान रखें, इस प्रकार से लिखते हैं। तो यहाँ से इसी रूप में देखें अंदर क्या आ रहा है, चलो पहले तो पूरा लिखता हूँ मैं यहाँ पे। ये कितना है बच्चों 3R/2 की घात कितनी आई है 3/2। तो यहाँ से अब हम देखें क्लियर। अब इसको मैं क्या लिखता हूँ इस प्रकार से, देखिए कैसे लिखता हूँ उसको मैं, यहाँ पे K Q R अपॉन रूट 2 और नीचे इसको ऐसे लिख दें तो क्या हो जाएगा 3R/2 रूट ऑफ 3
यहाँ अच्छा आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर बताइए, आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर है, ठीक है, आर स्क्वायर बाई 2। ओके, तो यहाँ पे देखें 3r स्क्वायर बाई 2 है, इसको ऐसे लिख दिया मैंने क्योंकि ये चीज होती है। अब यहाँ पे आप देखें इसमें क्या कट जाएगा, ये √2 से ये √2 कट गया। ओके, आर स्क्वायर का रूट करेंगे तो आर कट जाएगा, क्या बचा, ये नीचे आया 2, 2 को ऊपर भेज दो, ऊपर भेज देंगे तो यार ट्वाइस ऑफ k³ बटे में नीचे कितना आएगा 3√3r स्क्वायर, 3√3r स्क्वायर, ये क्या है बच्चों, ई मैक्स का मान, मतलब वलय के लिए अधिकतम विद्युत क्षेत्र कहाँ आ रहा है, r/√2 दूरी पर, और इसका मान कितना आ रहा है बच्चों, ये आ रहा होता है अधिकतम मान, ठीक है, ई मैक्स का मान। अब देखिए ये आपको मैंने ई मैक्स का होता है, मतलब वलय से दूरी पे पहले विद्युत क्षेत्र बढ़ रहा है फिर घट रहा है, ठीक है, ये चीज अपन ने देखी। अब चलो यहाँ पे ग्राफ अगर समझाना चाहूँ तो किस प्रकार ग्राफ बनता है, देखिए इससे बच्चों, यहाँ पे अगर ग्राफ बनाए, यहाँ पे इस तरह से ये वलय है, विद्युत क्षेत्र दूरी के साथ किस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है, इसके लिए मैं ग्राफ बना रहा हूं, ये दूरी का विद्युत क्षेत्र के साथ ग्राफ, तो क्या बनता है देखें, विद्युत क्षेत्र का ये ई वेक्टर है, ठीक है, ई वेक्टर का अपन ग्राफ बना रहे हैं, दूरी आर के साथ ग्राफ, तो ई वर्सेस आर ग्राफ क्या बनेगा समझना। तो अभी आपसे कहा बच्चों मैंने केंद्र पर विद्युत क्षेत्र कितना है 0, केंद्र पर विद्युत क्षेत्र 0 है और दूरी बढ़ने पर इसका मान बढ़ रहा है फिर घटता है, तो इस प्रकार से पहले बढ़ रहा है मान, फिर अधिकतम हुआ, फिर यहाँ पे फिर घटेगा, अनंत पे आके 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं इस बिंदु पे मान क्या आ रहा है अधिकतम, ये बिंदु क्या बच्चों r/√2, ठीक है, प्लस के रूप में ले लो r/√2। ऐसे ही इधर जाने पर भी मान पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, किस तरह से देखिए यहाँ पे इस तरह से यह है ग्राफ। अब सोचे ग्राफ नीचे क्यों दिखा दिया, अभी समझाता हूँ नीचे क्यों दिखा दिया। देखो ये दूरी भी आएगी कितनी, -r/√2। अभी नीचे क्यों दिखाया मैंने ग्राफ, उसका कारण क्या बच्चों, देखिए इसका कारण है विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो देखो यहाँ पे इधर इस बिंदु के इधर तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है दाईं ओर, और इस तरफ क्या है बाईं ओर। तो अगर बच्चों दाईं ओर विद्युत क्षेत्र को अगर आप पॉजिटिव मान रहे हो, ठीक है, राइट साइड वाले विद्युत क्षेत्र को पॉजिटिव मान रहे हो, तो जो लेफ्ट साइड की तरफ है विद्युत क्षेत्र उसे क्या मानना पड़ेगा माइनस। तो इस प्रकार से हमने ग्राफ, फिर यही ग्राफ शेप माइनस के रूप में दिखा दिया इसको मैंने, ठीक है। हाँ, अगर मान लो परिमाण के रूप में बता देते तो ये चीज हम ऊपर भी दिखा सकते हैं तो भी गलत नहीं, लेकिन वो किसको बताएगा परिमाण को, ठीक है, विद्युत क्षेत्र का परिमाण। और फिर भी देखा जाए ज्यादा सही तो ये वाला ग्राफ ही है क्योंकि दिशा को भी बता रहा है साथ के साथ, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ने ये विद्युत क्षेत्र का दूरी के साथ ग्राफ देखा, आगे समझ में। चलो अब आगे देखो बच्चों, ये तो अपन ने वलय की अक्ष पर ई वेक्टर देखा। ऐसे ही अगर मान लो कोई अर्धवलय है, उसके सेंटर पे विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है उसको भी अपन देख लें। अर्धवलय के सेंटर पे विद्युत क्षेत्र का मान, तो जो देखिए उसको हमें एक डायरेक्ट रिजल्ट के रूप में लिख रहे हैं, हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए विद्युत क्षेत्र का मान वलय के सेंटर पे कितना होता है। अगर मान लो बच्चों वलय जो आपको दे रखी है उसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, क्या है, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, और वो वलय केंद्र पर जो वलय का चाप है, चाप की बात कर रहे हैं क्यों लिखते हैं, चलो देखिए अर्धवलय में सिंपल लिख रहा हूं मैं, चाप के कारण मान लेते हैं, चलो ठीक है, चाप वर्तीय चाप के कारण, क्या कह रहा हूं मैं, वर्तीय चाप के कारण, वर्तीय चाप के कारण केंद्र पर ई वेक्टर, वर्तीय चाप के कारण केंद्र पर ई वेक्टर। देखो बच्चों किस तरह से यहां पे इस तरह से ये कोई एक ये चाप है, ठीक है, चाप वाला एक हिस्सा है, एक आर्क चाप है, इसके कारण हमें केंद्र पर यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान देखना है। इस स्थान पर इस बिंदु पर केंद्र बिंदु है, ठीक है, ओ बिंदु ले लो केंद्र बिंदु, इसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, इसकी त्रिज्या आर है, ये जो कि यहाँ पे एंगल ये बना रही है थीटा एंगल, ये एंगल थीटा है। तो जो यहाँ पे इस ओ बिंदु पर केंद्र पर विद्युत क्षेत्र दिशा आती है इस तरह से, ये विद्युत क्षेत्र आता है इस दिशा में ई वेक्टर, ठीक है, ई वेक्टर। और इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है E इज इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन r साइन थीटा बाई 2, E इज इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन r साइन थीटा बाई 2, ये इसका सूत्र होता है,
ये हमें डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। हाँ, अगर बच्चों यहाँ पे एक अर्ध वाले दे रखी होती, मान लो आपको एक क्वेश्चन में अर्ध वाले दे रखी है, तो अर्ध वाले के लिए बताइए थीटा कितना रखेंगे यहाँ पे अपन, अर्ध वाले के लिए सोचिए, अर्ध वाले मतलब एक आधी वाले है तो उसके लिए थीटा कितना जाएगा, पाई जाएगा। तो यहाँ से हम देखें नोट के रूप में अर्ध वाले के लिए थीटा इज इक्वल टू क्या रखेंगे, पाई। इसलिए बच्चों यहाँ पे केंद्र पर विद्युत क्षेत्र क्या जाएगा, E बराबर 2k लैम्डा अपॉन आर। यहाँ रखेंगे साइन π/2, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो अर्ध वाले के लिए थीटा का मान पाई रखा, तो E बराबर कितना हो गया 2k लैम्डा अपॉन आर। आई समझ में, मतलब यहाँ पे 2k लैम्डा अपॉन आर, जिससे ये आप दिखाए बच्चों इस तरह से अर्ध वाले है, ये इस तरह से अर्ध वाले दिखा दी, अर्ध वाले, ठीक है। तो अर्ध वाले के लिए यहाँ पे इस जगह ये केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का जो दिशा आएगी इधर आएगी, इस तरह से विद्युत क्षेत्र E वेक्टर, अर्ध वाले के केंद्र विद्युत क्षेत्र ही आएगा। और ये पूरा एंगल कितना बन रहा था पाई, इसलिए यहाँ पे ये हमने पाई रख दिया, ये इसका लैम्डा, ठीक है। अब चलो मान लो ये त्रिज्या R है, ठीक है, और इसका आवेश Q है। तो इसी सूत्र को बच्चों हम आवेश के रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखते हैं, आवेश के रूप में, ये सूत्र है यहां से आ गया। अब इसको आवेश के रूप में लिखना चाहें तो आपको पहले बता चुका हूं मैं कि यहाँ जो लैम्डा है, लैम्डा का मान, लैम्डा क्या बच्चों, रेखीय आवेश घनत्व, लैम्डा यहाँ पे रेखीय आवेश घनत्व है। अच्छा, इसको एक काम करो, कैपिटल आर कर लो यहाँ पे सूत्र में, कैपिटल आर है ये, त्रिज्या आर दे रखी ना, ये कैपिटल आर है। आर क्या है, रेडियस ऑफ आर्क, यहाँ पे रेडियस ऑफ सेमी रिंग 2k अपॉन आर, ठीक है, 2k अपॉन आर। अब यहाँ पे लैम्डा का मान, लैम्डा रखेंगे तो लैम्डा क्या बच्चों, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, आवेश बटा लंबाई। तो आवेश तो Q है और इसकी लंबाई, यहां से देखिए अर्ध वलय की लंबाई क्या होती है, पूर्ण वलय की परिधि का मान क्या होता है 2πr, अर्ध वलय है तो क्या हो जाएगी πr, क्या रखेंगे इसको πr, ठीक है। तो यहां से ये रख दिया अपन ने मान, तो क्या गया रिजल्ट 2kq अपॉन पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो हम ये भी देख सकते थे, अगर इसको मैं किसके रूप में रखूं बच्चों, यहाँ पे अगर उसको हम आवेश के रूप में निकालें विद्युत क्षेत्र का मान, तो क्या आ गया 2kq अपॉन पाई r स्क्वायर, ये आ गया रिजल्ट। चलो इसी पे एक क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन अगर मान लो इस तरह से देखिए, आपसे कहा जाए कि ये एक अर्धवलय है, ठीक है। अर्धवलय के लिए यहाँ पे अपन ने इस जगह बच्चों आपसे कहा अर्धवलय का आवेश Q है, यहाँ पे हमने एक आवेश रख दिया, ठीक है, कैपिटल स्मॉल q आवेश है, प्लस Q है। तो इस Q पर हम बताना है विद्युत बल का मान क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अर्धवलय के कारण Q पर प्लस Q पर कूलाम बल बताना है क्या होगा, या विद्युत बल बोल लो, कूलाम बल कह लो, या विद्युत बल का मान क्या होगा ये निकालना है। तो चलो देखो यहाँ पे ये अर्धवलय है, इसकी त्रिज्या आपसे r बोली गई है, r इसकी त्रिज्या है। तो चलो यहाँ पे पहले इसके कारण विद्युत क्षेत्र, इस अर्धवलय के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या आएगी, ये दिखा रखा नीचे विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र आएगा इस दिशा में, विद्युत क्षेत्र आएगा इस डायरेक्शन में, विद्युत क्षेत्र आएगा। और धनावेश है, धनावेश पर बल जो लगता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, इस धनावेश बल भी कहाँ आएगा नीचे की ओर। तो यहाँ पे इस पर बल आएगा इस दिशा में, ये आएगा इस दिशा में बल, ठीक है। और इस बल का मान क्या होगा, F बराबर QE, F बराबर QE। तो यहाँ से हम देखते हैं क्या आगे रिजल्ट, F बराबर QE। तो यहाँ से हम देखें सॉल्यूशन रूप में इसका F बराबर हो जाएगा QE के इक्वल, और E का मान अभी आपको बताया मैंने कितना है, E का मान ये रहा 2kq अपॉन में पाई r स्क्वायर, तो ये आ गया आंसर ट्वाइस ऑफ q अपॉन पाई r स्क्वायर, ये आ गया बल का मान, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ये सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। तो ऐसे बच्चों आर्क का होता था, आर्क के लिए भी निकाल सकते थे आप F बराबर QE करके। और ये बल बच्चों वही है बिल्कुल, एक याद करो अपन पहले जब अपन ने कूलाम बल टॉपिक पढ़ा था उसके आखिरी में अपन ने पढ़ा था पिंड के कारण किसी बिंदु पर कूलाम बल, तो यही क्वेश्चन वहां भी आया था, तो वहां भी अपन ने यही रिजल्ट निकाला था 2kq अपॉन पाई r स्क्वायर। तो वही चीजें इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों ये अपन ने कई सारे क्वेश्चंस देख लिए, कई सारे ऑब्जेक्ट्स भी हो गए।
तो देखिए बच्चों, अपन ने पिछली क्लास में गाउस का नियम पढ़ा था, ठीक है। गाउस के नियम की कई सारी एप्लीकेशन देखी थी, ठीक है। गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़े थे अलग अलग पिंडों के कारण। तो देखिए चलो उसी गाउस के नियम पे मैं आपको एक क्वेश्चन और बता दूं। गाउस के नियम पे अपन एक और क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है इस तरह से कि क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों गुरुत्वीय क्षेत्र मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए गाउस का नियम क्या होगा। गुरुत्वीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम क्या होगा। गुरुत्वीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम क्या होगा, ये अपन से पूछ रहा है। तो बच्चों देखो, ये अपन देखें गुरुत्वीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो इसके लिए आप समझें, देखो अपन जानते हैं विद्युत क्षेत्र ई का फॉर्मूला क्या होता है। क्या होता है बच्चों, विद्युत क्षेत्र ई बराबर, पढ़ाई आपने बचपन में, विद्युत क्षेत्र ई बराबर K/Q/R²। कोई भी बिंदु आवेश है, एक बिंदु आवेश के कारण या कोई गोले के कारण, किसी आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला KQ बटा दूरी स्क्वायर, ठीक है। जहां पे K को आप क्या लिखते हैं बच्चों, K को लिखते हैं 1/4πε0 Q बटा R², ठीक है। अच्छा, गुरुत्वीय क्षेत्र का फॉर्मूला, गुरुत्वीय क्षेत्र कौन उत्पन्न करता है बच्चों, एक द्रव्यमान। तो द्रव्यमान गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, Gm बटा R², ठीक है। तो यहां से आपने कहा कि देखो इस सूत्र में यहाँ पे Q, यहाँ पे R², यहाँ भी R² है, यहाँ Q है, यहाँ M है, यहाँ K है, यहाँ पे G है। तो हम कह सकते हैं अगर इनकी तुलना करें, अतः सूत्रों की तुलना कैसे अपन देखें, ये जो K है बेटा, इस K के समतुल्य, यहाँ पे चलो यह Q के समतुल्य यहाँ पे कौन आ रहा है, M। Q के समतुल्य यहाँ पे M है, तो देखो Q के करस्पॉन्डिंग मतलब समतुल्य यहाँ पे कौन है, M। ये ट्रिपल लाइन बना रखी मतलब समतुल्य, ठीक है। Q यहाँ पे M के समतुल्य, तथा यहाँ पे देखें जो G है, ये जो कैपिटल K है, कैपिटल K के लो या 1/4πε0 के लो, ये किसके समतुल्य है, ये समतुल्य आ रहा है बच्चों किसके बेटा, G के, ठीक है। हमने क्या देखा, ये जो M है ये Q तो M के समतुल्य, और ये राशि किसके समतुल्य आ रही है, G के आ रही है, ठीक है। तो यहां से आप समझ सकते हैं, दिस इंप्लाइज, समझो क्या कह रहा हूं मैं, दोनों एक काम करो बेटा, दोनों तरफ 4π से गुणा कर दो, इसमें और इसमें 4π का गुणा कर दें, तो यहाँ क्या आएगा 1/ε0। तो ये 1/ε0 किसके समतुल्य आएगा, 4πg के, 4πg के समतुल्य आएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो बच्चों गाउस का नियम अपन देखें, गाउस का नियम विद्युत क्षेत्र के लिए, विद्युत क्षेत्र के लिए गाउस का नियम क्या होता है, विद्युत क्षेत्र के लिए गाउस नियम क्या लिखते हैं, विद्युत क्षेत्र के लिए गाउस नियम पढ़ाइए अपन ने बेटा, इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dA वेक्टर बराबर क्या होता है बेटा, Q नेट अपॉन ε0, ये होता है, ठीक है। अब इसलिए ये तो किसके लिए अपने विद्युत क्षेत्र के लिए, तो यहां से हम कहते हैं अतः गुरुत्वीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम, गुरुत्वीय क्षेत्र के लिए गाउस नियम ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट dA वेक्टर बराबर, देखिए यहां पे E वेक्टर बता रहा है विद्युत क्षेत्र को, यहां पे E वेक्टर बता रहा है गुरुत्वीय क्षेत्र को, बराबर। अब देखिए यहाँ पे Q नेट है, ऊपर Q नेट है, तो यहाँ पे हमें तो देखा Q के समतुल्य कौन था, M, तो ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, M नेट, लिख दिया मैंने M नेट, ठीक है। फिर बच्चों यहाँ पे इस Q नेट के साथ में नीचे आ रहा है ε0, मतलब यूं कहते हैं Q नेट किससे गुणा हो रहा है, 1/ε0 से, Q नेट गुणा हो रहा है 1/ε0 से, और हम देखते हैं 1/ε0 इसके बराबर है 4πg के, तो इसलिए यहाँ पे M नेट को हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 4πg के, ठीक है। तो ये आ जाएगा आंसर इसका। तो गुरुत्वीय क्षेत्र के लिए अगर अपन गाउस का नियम लगाना चाहें तो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dA वेक्टर बराबर M नेट इंटू 4πg, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ये समझ सकते हैं, क्लियर।
चलो अब देखें आगे नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो बच्चों अगला टॉपिक पढ़े अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, यहाँ तक अपन ने बच्चों पढ़ लिया, गाउस का नियम कंप्लीट हो गया, उससे कई सारे क्वेश्चंस अपन ने सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब अगला टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। क्या होता है बच्चों विद्युत विभव? किसी बिंदु पर विभव का मान क्या होगा उसको हम परिभाषित कैसे करते हैं। तो देखिए मान लो कोई बिंदु ए है, उस पर आपको विभव का मान ज्ञात करना है या परिभाषित करना है, क्या होगा विभव ए बिंदु पर। तो देखिए अगर हम अनंत से एकांक परीक्षण आवेश को उठा के बिंदु ए पर लाके रखें, अनंत से एकांक परीक्षण आवेश को उठा के बिंदु ए पर रखें, तो जितना हमें कार्य करना पड़ेगा वही चीज बताएगा किसको, ए बिंदु पर विभव को। मतलब इसको हम परिभाषित कैसे करते हैं, देखिए इस प्रकार से विद्युत विभव परिभाषित करते हैं कि एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु ए तक लाने में हमारे द्वारा किया गया कार्य ए पर विभव को दर्शाता है। ठीक है, बिंदु ए पर विभव को दर्शाता है। ठीक है, मतलब ये जो अपन ने परिभाषा लिखी है इसको सूत्र के रूप में पिरोएं तो क्या बनेगा बच्चों, वी ए बराबर यह आएगा वी ए बराबर, मतलब बिंदु ए पर विभव क्या लिखेंगे, डब्ल्यू अनंत टू ए, मतलब अनंत से ए तक लाने में कार्य बटा क्यू नॉट। क्या आप जानते हो बच्चों परीक्षण आवेश को हम किससे लिखते हैं, क्यू नॉट से। ठीक है, और परिभाषा में एकांक शब्द लगाया गया है तो यहाँ पे क्यू नॉट का भाग लगाएंगे, मतलब वी ए बराबर डब्ल्यू अनंत से ए बटा क्यू नॉट, मतलब एकांक आवेश को अनंत से ए तक लाने में किया गया कार्य बिंदु ए पर विभव को दर्शाता है। ठीक है, ये अपने क्या लेगा, बिंदु ए पर विभव की परिभाषा। ठीक है, अब यहां से देखिए बच्चों इसकी अगर मैं यूनिट देखना चाहूं क्या होगी, देखिए इसकी जो एसआई यूनिट होगी, एसआई यूनिट क्या होगी, कार्य की एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों, जूल, और आवेश के लिए कूलाम, तो जूल पर कूलाम, और इस जूल पर कूलाम को हम क्या बोलते हैं बच्चों, वोल्ट बोलते हैं, वोल्ट। ऐसे ही अगर सीजीएस यूनिट की बात की जाए, सीजीएस, तो कार्य के लिए तो क्या होता है बच्चों, अर्ग, कार्य के लिए अर्ग होता है, और इसके लिए स्टेट कूलाम, तो अर्ग प्रति स्टेट कूलाम को हम बोलते हैं बच्चों स्टेट वोल्ट बोलते हैं, स्टेट वोल्ट। और इनमें जो संबंध है ये होता है बच्चों 1 स्टेट वोल्ट ये बराबर होता है 300 वोल्ट के, 1 स्टेट वोल्ट बराबर 300 वोल्ट, ये इसमें रिलेशन है। ठीक है, 1 स्टेट वोल्ट का मान 300 वोल्ट। अब देखो बच्चों यहाँ पे ये जो वी ए है मतलब पोटेंशियल, मतलब किसी बिंदु पर विभव एक अदिश राशि होती है। विभव जो है, विभव कैसी राशि बच्चों, एक अदिश राशि, विभव एक अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अदिश राशि हमेशा ध्यान रखें, मतलब इसकी कोई दिशा नहीं होती, केवल क्या होता है, मान होता है, परिमाण होता है। ठीक है, और एक मात्रक होता है, कोई दिशा नहीं होती इसमें, ये एक अदिश राशि है। अब बच्चों देखो कि हम देखें अलग अलग पिंडों के कारण किसी बिंदु पर विभव का सूत्र क्या होता है, अलग अलग पिंडों के कारण किसी बिंदु पर विभव का सूत्र क्या होता है, तो वही अपन देखने जा रहे हैं एक पॉइंट कि अगर अपन देखें बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश कैपिटल क्यू के कारण विभव, बिंदु आवेश कैपिटल क्यू के कारण विभव। तो बच्चों देखो कैपिटल क्यू मान लो इस तरह से, यहाँ पे कोई बिंदु कैपिटल क्यू है, एक आवेश है कैपिटल क्यू, आवेश कैपिटल क्यू है, इससे आर दूरी पर ये कोई बिंदु ए है, ए बिंदु कहाँ पे, आर दूरी पर। तो इस ए बिंदु पर जो विभव का फॉर्मूला होता है ये होता है वी ए बराबर के क्यू अपॉन आर, मतलब वी बराबर के क्यू अपॉन आर, ये होता है बच्चों विभव का फॉर्मूला। आर दूरी पर
इस बिंदु आवेश कारण r दूरी पर विभव है KQ/r। तो यहाँ से आप देख रहे हैं इस विभव का जो मान है बच्चों, ये विभव का मान समानुपाती आ रहा है 1/r। तो अगर यहाँ पे ग्राफ बनाते तो ग्राफ कैसा बनेगा, v का r के साथ अगर ग्राफ बनाएंगे तो इस प्रकार से ग्राफ बनेगा, v वर्सेस r ग्राफ, ठीक है, अति परवलय के अनुसार। ओके, ये चीज अपन देख ली। अब बच्चों अगर एक पार्टिकल की जगह मान लो कई सारे बिंदु आवेश रखे होते, तो कई बिंदु आवेश अगर दिए गए तो नेट विभव क्या होगा, देखिए कई आवेशों के कारण, कई आवेशों मतलब कई बिंदु आवेशों के कारण, कई बिंदु आवेशों के कारण नेट विभव, कई बिंदु आवेशों के कारण किसी बिंदु पर नेट विभव, क्या कहते हैं, ए बिंदु पर नेट विभव, ठीक है, कई आवेशों के कारण किसी बिंदु ए पर नेट विभव। कैसे निकालते हैं बच्चों नेट विभव का मान, देखिए वी नेट बराबर ये करते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट डॉट। मतलब यहाँ पे हम सदिश योग नहीं करते, यहाँ तो सिंपल क्या करते हैं, अदिश योग, मतलब सिंपल एडिशन करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो विभव एक अदिश राशि है, सदिश राशियों के लिए सदिश योग किया जाता है और अदिश राशियों के लिए हम सिंपल योग कर रहे हैं इस प्रकार से। अब यहाँ पे चूंकि सारे बिंदु आवेश हैं तो क्या होता है विभव का फॉर्मूला KQ1 अपॉन, या चलो डायरेक्ट यहाँ लिख दूं मैं इस जगह, देखिए इधर विभव का फॉर्मूला क्या लिखा अपन है, KQ/r। तो KQ/r यहाँ लिख दें अपन इस तरह से KQ1/r1 प्लस KQ2/r2 प्लस KQ3/r3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब बच्चों यहाँ पे देखिए ये जो आवेश हैं Q1, Q2, Q3, इन सभी आवेशों को आपको चिन्ह सहित रखना है, चिन्ह सहित। अगर प्लस है तो प्लस रखेंगे, माइनस है तो माइनस, चिन्ह सहित आपको यहाँ पे मान रखना होता है इसको, ठीक है। मतलब ये मतलब निकल के आ रहा है कि कोई पॉजिटिव आवेश है तो बिंदु ए पर अपना पॉजिटिव पोटेंशियल दर्शाएगा, और अगर नेगेटिव आवेश है तो नेगेटिव पोटेंशियल दर्शाएगा, ठीक है। तो ये चिन्ह सहित आपको मान रखने होते हैं। चलो इस पे क्वेश्चन अगर अपन देखें इस प्रकार से, क्वेश्चन ये इस तरह से एग्जाम्पल आपको दे रखा है। देखिए इस एग्जाम्पल में आपको मान दे रखे हैं इस प्रकार से, एक घन है ये, ठीक है। एग्जाम्पल में अपन देखें इस प्रकार से एक ये घन दिखा रखा है, ठीक है। इस घन के किनारों पर ये चार कोने हैं, इन चार कोनों पर आवेश आपको दिए गए हैं। जो आवेश के मान दिए गए हैं, आवेश के मान आपको दे रखे हैं कैपिटल Q, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव कैपिटल Q है, ये भी पॉजिटिव कैपिटल Q है, और बच्चों यहाँ पे इस जगह ये माइनस कैपिटल Q है, इस जगह ये माइनस कैपिटल Q है। और यहाँ पे देखिए प्रत्येक भुजा का मान A है, प्रत्येक भुजा A है, और यहाँ पे इस जगह मध्य बिंदु पे कैपिटल A बिंदु है। ये यहाँ से दूरी इसकी a/2, यहाँ भी दूरी है a/2, क्योंकि मध्य बिंदु A है। आपको बताना है कि बिंदु A पर नेट विभव क्या होगा, ये निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, A पर नेट विभव, नेट VA निकालना है। बिंदु A पर नेट विभव का मान आपको ज्ञात करना है, या क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है A बिंदु पर नेट विभव ज्ञात करो, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए A बिंदु पर नेट विभव निकालना है तो उसके लिए हमें बिंदु A की प्रत्येक आवेश से दूरी चाहिए होगी। तो आप देखिए यहाँ से अगर मैं इसको यहाँ मिलाऊं इसको, तो आप देखिए यहाँ से इस दूरी का मान क्या होना चाहिए, बताओ क्या होगा इस दूरी का मान। ये दूरी जो है यहाँ पे कितनी होगी दूरी, ये नीचे आधार A है और ये a/2, और एक कर्ण बन रहा है, कर्ण की लंबाई क्या होती है, रूट ऑफ आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर जो कि a स्क्वायर लंब स्क्वायर करेंगे तो a²/4 हो जाएगा। तो कितना हो गया बच्चों, ये हो गया कितना, 5a²/4 मीन्स √5/2a, ये होगी दूरी A। अच्छा इसको मैं यहाँ से मिलाऊंगा तो आप देखो ये दूरी भी क्या आएगी, सेम यही आएगी, इस दूरी का मान भी क्या होगा, यही होगा, ठीक है। यही दूरी निकल के आएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ भी वही चीज़ बन रही है, तो इस दूरी का मान भी यही आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखो A बिंदु पे क्या निकालना है, नेट विभव का मान निकालना है। तो सॉल्यूशन अपन समझें इसका सॉल्यूशन, तो क्या करें, देखो ये सूत्र बताया था आपको, सभी का योग करेंगे, V बराबर V1
प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, 4 आवेश हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें सबका हमें यहाँ पे पोटेंशियल का योग करना है। तो देखिए इसके अंदर मान रखें, ये पहले प्लस Q के कारण K प्लस Q, और यहाँ से दूरी कितनी बच्चों इसकी a/2, दूरी रख दी a/2, क्योंकि सूत्र लगा रहे हैं अपन ये वाला KQ/R1 रख दिया प्लस। अब देखें इसके कारण रखें K माइनस Q अपॉन दूरी कितनी है, यहाँ भी a/2 है, a/2। ठीक है, फिर प्लस इसके कारण देखें K प्लस Q अपॉन दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी a की, लिखिए अपन ने √5a/2, √5/2a। सेम ऐसे ही नीचे वाले इस Q के कारण लिखें K प्लस Q बटे में दूरी √5/2a। ठीक है, अब बच्चों ये चारों मान लिख दिए। इसमें से आप देखो ये वाला मान तो कट जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव आवेश, ये नेगेटिव आवेश, और परिमाण दोनों दिख रहे बराबर दिख रहे हैं, लेकिन एक पॉजिटिव आ रहा है मान, एक नेगेटिव, कट जाएगा। इसमें दोनों मान एक जैसे हैं। ठीक है, और इसको अपन ऊपर ले जाएं, देखो उसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√5 हो जाएगा, यहाँ भी 2/√5, फिर दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना आ गया, 4/√5। तो आ गया आंसर 4/√5, 4/√5 KQ/A। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं अपन आंसर। ये क्या गया बच्चों, ए बिंदु पर नेट विभव का मान आ गया, ए बिंदु पर नेट विभव, इसको VA बोल देते हैं, VA। यह आ गया ए बिंदु पर नेट विभव। क्लियर, तो इस तरह अपन ने ये क्वेश्चन अपन ने देख लिया। आई समझ? इसी पे चलो एक और क्वेश्चन अपन देखें। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे कह रहा है, देखिए एक क्वेश्चन तो हो गया, अगला क्वेश्चन ये है। अगला क्वेश्चन के अंदर भी स्क्वायर बता रखा है इस तरह से, ये 4 भुजाएं दिखा रखी है इसमें। ठीक है, मतलब ये भी एक स्क्वायर है। अगले क्वेश्चन में ये भी एक स्क्वायर दिखा रखा है इस प्रकार से। अब यहाँ पे जो आवेश रखे गए हैं, इन आवेशों के मान क्या क्या देखते हैं भी। और ये बच्चों इसका मध्य बिंदु दिखा दिया मैंने, ये इसका मध्य बिंदु है। यहाँ जो आवेश दिखा रखे हैं, इसका मान, आवेश का मान प्लस Q है, इसका मान माइनस Q। ठीक है, आवेश का मान प्लस Q, या यूं कहते हैं कि चलो ये भी माइनस Q है, ये भी आवेश माइनस Q है, और ये भी आवेश माइनस Q, और नीचे वाला आवेश रखें प्लस 2Q प्लस 2Q, ये प्लस 2Q, ये भी प्लस 2Q, ये आवेश दे रखें। ठीक है, ये एक वर्ग था, प्रत्येक भुजा क्या है, A है। अब बच्चों ये मध्य बिंदु इसका, ये मध्य बिंदु है, इसको A बोल दें, मध्य बिंदु को A। अच्छा बताइए, प्रत्येक आवेश की बिंदु A से दूरी क्या होगी, प्रत्येक आवेश की बिंदु A से दूरी, मतलब अगर मैं इस दूरी का मान आपसे पूछूं क्या होगा, देखिए ये जो दूरी आपको दिख रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, ये दूरी क्या होनी चाहिए बताओ, ये दूरी सोचिए। ये बच्चों A, ये पूरा A है, ये भी A, तो पूरे कर्ण की लंबाई कितनी होगी, √2a, उसका आधा कर दें। ऐसे ही पूरी लंबाई √2a होगी, √2a का आधा क्या हो जाएगा, a/√2। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए चलो मान लेते हैं अपन, ये R मान लिया अपन ने। मान लो आपको ये R दे रखा है। ठीक है, मान लो आपको ये R दे रखा है। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन आपसे यूं कह रहा है कि इसके अंदर यदि बिंदु A पर नेट विभव 0 है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि A पर नेट विभव 0 है, यदि नेट VA बराबर 0, नेट VA बराबर 0, तो कैपिटल Q का मान निकालना है, क्या होगा, कैपिटल Q का मान निकालना है, क्या होगा। तो यहाँ पे विभव VA को अपन 0 करना है, तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन अपन समझें क्या है। देखिए सॉल्यूशन, तो पहले VA का मान निकालूं, VA का मान कैसे करेंगे, V1 प्लस टोटल कितने आवेश हैं, 4 आवेश हैं, चारों आवेशों का मान हमें लिखना पड़ेगा। 4 आवेश दे रखें, चारों का मान लिखेंगे, इसका 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 सभी का मान लिखेंगे, तो V1, तो चलो उसको ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे जगह नहीं आ रही ढंग से। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे करूँ सॉल्व, ऊपर देखिए हमें नेट विभव का मान 0 बोला गया है, बिंदु A पर नेट विभव 0 है। तो इसका अगर अपन सॉल्यूशन देखें, क्या करना है हमें, सॉल्यूशन
नेट वी ए को जीरो करना है। पहले वी ए का मान रखें V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, 4 आवेश हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे पहले इसके कारण लिखे मान K माइनस क्यू बटा आर, दूरी R, जहाँ पे R क्या है a/√2, प्रत्येक दूरी R है जो कि a/√2 है, इसको मैं R लिख रहा हूँ। ऐसे ही K माइनस स्मॉल क्यू के कारण यहाँ भी दूरी R आएगी, फिर K प्लस 2Q से भी आप देखिए बिंदु A की दूरी कितनी बन रही है R, मतलब यहाँ से भी दूरी R है। अब प्लस K प्लस 2Q के कारण देखें स्मॉल क्यू के कारण ये दूरी भी क्या है R, ठीक है। आप इसमें देखिए सब में से आप कॉमन निकाल लें तो K अपॉन R कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे माइनस का Q और ये प्लस 2Q। चलो पूरा लिखता हूँ, माइनस Q बचा यहाँ पे, ये बचेगा माइनस Q, ये बचेगा प्लस 2Q, ये क्या बचेगा प्लस 2Q, ठीक है। अब यहाँ बच्चों इसमें कितना आएगा देखिए, इस A का मान तो हमने क्या रखा था, 0 रख दिया, 0 रख दिया। इस चीज को उठा के इधर ले आओ तो 0 हो गई, तो यहाँ पे क्या बचेगा इधर, ये प्लस 2Q माइनस Q बचा, ठीक है। इसमें ये क्या बचेगा प्लस Q। तो यहाँ से हम देखें, इसलिए कैपिटल Q बराबर क्या आ गया माइनस Q, कैपिटल Q बराबर माइनस Q आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ये सॉल्व कर सकते हैं पोटेंशियल पे बेस्ड क्वेश्चन। मतलब कुल मिला के अपन ने अभी क्या पढ़ा कि कोई बिंदु आवेश है, उसके कारण r दूरी पर विभव का फॉर्मूला क्या होता है KQ बटा स्मॉल r, ठीक है। और अगर निकाय में बहुत सारे आवेश रखे, फिर किसी बिंदु पर विभव पूछा जाए तो क्या करेंगे, V नेट बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, ठीक है, सभी का योग करेंगे। तो इस प्रकार से अपन यहाँ पे 2 क्वेश्चन देखे, एक तो ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया, एक ये वाला क्वेश्चन नेट विभव पे बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब बच्चों इस विभव पे बेस्ड आगे कुछ क्वेश्चन अपन और कल करते हैं सोल्व। चलो आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है, बाकी फिर अपन और क्वेश्चन कल करेंगे। ओके, कल मिलते हैं, गुड बाय।